प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी इस क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 3 अपना मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक इसमें धातु और अधातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो देखिए, इनको नॉन मेटल और मेटल को हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेटल आर लस्टर, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्टर होते हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई चमक होती है, शाइनी होते हैं वो। जैसे सिल्वर हम देखते हैं, चांदी जो होती है आप सबको पता है वाइट होती है। इसी तरह से गोल्ड की बात करें तो गोल्ड येलो होता है और कॉपर की बात करें तो वो रेड होता है। इनके इस शाइनिंग कलर्स के कारण ही हम इनके क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। दूसरा देखिए, नॉन मेटल के अंदर नॉन मेटल्स हैव नॉट लस्टर, यानी कि नॉन मेटल में कोई लस्टर्स, कोई चमक नहीं होता है, लेकिन एग्जेप्शन है आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है, बेटा व्हाइटिश होता है आयोडीन। तो पहला अपना हुआ क्लियर। दूसरा देखिए, मेटल और नॉन मेटल के अंदर मेटल्स आर सॉलिड इन फॉर्म, यानी कि मेटल्स ज्यादातर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। आप देखते हैं कि जो धातुएं होती है ज्यादातर सॉलिड होती हैं। अधिकांशतः अपन लोहा, एल्यूमिनियम जो भी अपन काम में लेते हैं इन फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ओरम यानी कि गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन एक एग्जेप्शन है। एग्जेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब क्या है, सभी से अलग तरह का बिहेवियर करना। तो देखिए, मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड नहीं होती है, रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और हम सब जानते हैं कि थर्मामीटर में हम मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मर्क्यूरी इज विच मेटल्स इट हैव लिक्विड फॉर्म इन एट रूम टेम्परेचर्स। दूसरा प्रश्न देखिए, नॉन मेटल्स हैव ऑल स्टेट्स, यानी कि नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसी फॉर्म में भी होते हैं। जैसे सॉलिड में देखा जाए तो कार्बन, जैसे कार्बन की पेंसिल आपने देखी होगी, ग्रेफाइट की बनी होती वो। इसके बाद कोयला देखा होगा आपने, वो सल्फर का चूर्ण आपने देखा होगा, फास्फोरस, ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म्स है किसके, नॉन मेटल के। ये सब नॉन मेटल है। देखिए, लिक्विड में ब्रोमीन, Br, इसको ब्रोमीन जल भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। इसको ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन जल भी कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली। तो प्रश्न ये भी बन सकता है अपना, क्या बन सकता है प्रश्न, कि ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो आपको बताना है ब्रोमीन। देखिए, गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, तो अधिकांशतः गैसें होती है, नॉन मेटल होती है और ये गैसीय फॉर्म में पाई जाती है। तीसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन, फिजिकल। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। देखिए, एग्जेप्शन, इसके भी एग्जेप्शन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम और सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं होती है। ये कैसी होती है, लचीली होती है। इतनी लचीली होती है या इतनी कम हार्ड होती है कि इनको चाकू से तक काटा जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी मेटल को नाइफ से कट किया जा सकता है। तो आपको बताना है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, यानी कि नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है। डायमंड सॉफ्ट नहीं होता है, डायमंड बहुत कठोर होता है। ठीक है, आपको पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है, डायमंड है। डायमंड इतना कठोर होता है कि इससे हम कांच को तक काटते हैं, ग्लास को कटिंग करते हैं डायमंड की सहायता से। चौथा हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि मेटल को ताना जा सकता है, डक्टाइल किया जा सकता है। जितने भी आप वायर देखते हैं सब मेटल के बने होते हैं। उनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स को या मेटल्स के वायर बनाए जाते हैं। 1 ग्राम गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड ओरम कैन बी ड्रोन 2 किलोमीटर। बहुत बड़ी बात है बेटा, 1 ग्राम गोल्ड को इतना खींचा जा सकता है कि 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो ये उस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी के कारण। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स को ताना नहीं जा सकता, इनको डक्टाइल नहीं किया जा सकता है।
पांचवा पॉइंट देखिए, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल ध्यान से समझिए, यानी कि मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनको थीन शीट में बदला जा सकता है, पतली चद्दर जैसे संरचना में बदला जा सकता है। हम सब देखते हैं लोहे के चद्दर होते हैं, है ना, आपकी एल्यूमिनियम की फॉइल होती है जो अपन व्रेप करने के लिए, फूड को व्रेप करने के लिए काम में लेते हैं। सिल्वर की भी आपने चद्दर देखी होगी, मिठाई वगैरह को डेकोरेशन में करने में काम में लेते हैं। या गोल्ड की भी आपने देखी होगी, प्लेट्स वगैरह अपने आभूषण वगैरह में। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, यानी कि नॉन मेटल्स को चपटा नहीं किया जाता। अगर हम कोयले के ऊपर हथौड़ा मारे तो क्या होगा? वो बिखर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। लेकिन अगर अपन यही अगर आयरन पे मारे, एल्यूमिनियम पे मारे तो क्या होगा? वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है? वो मेलिएबल होता है, इसलिए। अब नेक्स्ट देखिए छठवां पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट यानी कि उष्मा के और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट के, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इसीलिए हम वायर बनाते हैं। और करंट के वायर हम इसी कारण से अपन धातुओं के बनाते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे आपने, आयरन के वायर देखे होंगे, सिल्वर के वायर देखे होंगे। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि कौन सी धातु विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर होती है, तो वो कौन है? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर पुअर कंडक्टर और जो सबसे कम चालक होती है वो है लेड, जिसका सिंबल है Pb। आप देखिए छठवा हमारा नॉन मेटल के अंदर, नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन, यानी कि नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन इसमें है ग्रेफाइट। देखिए आपका पेंसिल का जो नुक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें अपन इधर से अगर मान लीजिए करंट प्रोवाइड करें तो दूसरी तरफ वायर टच करेंगे तो बल्ब जल सकता है, यानी कि वायर की तरह उसको यूज किया जा सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक और बात आती है यहाँ पे हीट की, तो हीट के कंडक्टर होते हैं, इसीलिए तो अपन जो यूटेंसिल होते हैं, बर्तन होते हैं, वो लोहे के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं, है ना, या जस्ते के होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसीलिए तो होते हैं क्योंकि उसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो सकती है, इसीलिए तो अपने बर्तन, ठीक है, मेटल के होते हैं। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इनमें उष्मा भी जा सकती है और करंट भी जा सकता है। सातवां पॉइंट बच्चों ध्यान से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए ध्यान से, वह टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में बदलता है, वह कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ होता है वो पिघल जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वह टेम्परेचर पर जिस पे कोई मेटल्स या कोई भी पदार्थ जो होता है वो लिक्विड से गैसी में बदलता है, लिक्विड से गैस में बदलता है, वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन अपवाद गैलियम, सीजियम और मर्क्यूरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। आप सबको याद है मर्क्यूरी तो ऑलरेडी मेल्ट रहती है रूम टेम्परेचर पर, तो इनका कम होता है। लेकिन अधिकांश धातु, जैसे आपको आयरन की बात करें तो आयरन बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलती है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, यानी कि जो नॉन मेटल के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं, लो होते हैं। लेकिन डायमंड इसका अपवाद है। देखो हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये एक प्रकार का नॉन मेटल होते हुए भी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक है, इसलिए एक प्रकार का क्या हुआ? एक्सेप्शन हुआ, अपवाद हुआ। अगला देखिए, दे आर सोनरस, यानी कि ये क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आपने देखे होंगे मंदिर के अंदर घंटियां होती है या जो बजाने के जो आइटम होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, अधिकांश तक किसके बने होते हैं? मेटल्स के। मजीरे वगैरह होते हैं मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि साउंड रिलीज करते हैं। तो दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी बीट मेटल्स, जब मेटल्स को अपन बीट करते हैं, पीटते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर नॉट सोनरस, ये सोनरस नहीं होते। कौन? नॉन मेटल। दे आर नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी बीट नॉन मेटल, नॉन मेटल को हम पीटेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोयले के दो कोयले को अपन आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? साउंड रिलीज नहीं होगी। लेकिन अपन दो अगर आयरन की अगर या अपने घर के अंदर जो प्लेट्स है उसको आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? साउंड रिलीज होगी। तो क्योंकि जो मेटल्स होते हैं सोनरस होते हैं। ठीक है, तो 8 पॉइंट्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के पढ़े। अब हमने डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी और सोनरस के बारे में भी अभी पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बताता हूँ उनकी डेफिनेशन, जिसको तन्यता कहते हैं। यानी कि मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू वायर, मेटल्स को वायर में बदला जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। सो मेटल्स आर डक्टाइल, इसलिए मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। देखिए ड्यू टू डक्टिलिटी 1 ग्राम गोल्ड को कैन बी ड्रोन इनटू 2 किलोमीटर, डक्टिलिटी के कारण 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक
खींचा जा सकता है, ड्रॉन किया जा सकता है। अगला देखिए मेलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता। तो देखिए मेटल्स कैन बी बीटन इनटू ए थीन शीट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, यानी कि मेटल्स को थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है ये क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी कहलाती है। और मेलिएबिलिटी के कारण ही हम क्या करते हैं, धातुओं के चद्दर बनाते हैं, धातुओं की प्लेट बनाते हैं, धातुओं के सिक्के बनाते हैं। हमने देखा होगा मेटल्स के सिक्के रहते हैं ना अपने प्लेट जैसे, तो ये सब क्या है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण ही हम इनको चपटा किया या चपटा करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट सोनोरस ध्वनिकता, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी बीट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरस, यानी कि मेटल्स को जब हम पीटते हैं तो वो साउंड रिलीज करते हैं। इसीलिए मंदिर की घंटियां वगैरह या जो वाद्य यंत्र है वो इसके बनाए जाते हैं, किसके, मेटल्स के। तो स्टूडेंट्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को समझा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा क्लास 10 के अंदर चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो देखिए ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि जितने भी मेटल जो है होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि मेटल ऑक्सीजन बराबर मेटल ऑक्साइड। देखिए सोडियम मेटल हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो सोडियम ऑक्साइड बना, यानी कि सोडियम ऑक्साइड एक प्रकार का क्या है, मेटल का ऑक्साइड से। नेक्स्ट देखिए आयरन, यानी कि जो आयरन होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी कि जंग बना लेता है, आयरन रस्ट बना लेता है। तो ये भी एक प्रकार का आयरन ऑक्साइड भी एक प्रकार का क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। अब देखिए जिंक प्लस ऑक्सीजन बराबर जिंक ऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का मेटल का ऑक्साइड है। और एल्यूमिनियम प्लस 3O2 बराबर 2Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। यानी कि ये जितने भी मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उस मेटल के या संबंधित जो मेटल्स होते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स मेटल्स होते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे जिंक अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो जिंक का ऑक्साइड, लेड कर रहा है तो लेड का ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन बिहेवियर, यानी कि जो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये दोनों तरह का बिहेवियर करता है, यानी कि एसिड के साथ भी क्रिया करके साल्ट और वाटर बनाता है और बेस के साथ भी क्रिया करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सच मेटल ऑक्साइड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एग्जाम्पल है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, यानी कि इनको उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। देखिए अब जिंक ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड यानी कि साल्ट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। तो यहाँ एसिड के साथ क्रिया करके साल्ट और वाटर बना रहा है, तो कैसे नेचर बता रहा है, ये बेसिक नेचर का बता रहा है। देखिए अगला जिंक ऑक्साइड यहाँ बेस के साथ क्रिया कर रहा है, यानी कि NaOH के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट, जो कि एक प्रकार का क्या है, साल्ट प्लस वाटर बना रहा है, यानी कि Na2ZnO2 क्या है, सोडियम जिंकेट, जो कि एक प्रकार का साल्ट है। तो यहाँ ये बेस के साथ क्रिया करके साल्ट और वाटर बना, तो यहाँ किस नेचर है इसका, किस प्रकार का नेचर है, एसिडिक नेचर। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6HCl बराबर एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस 3H2। यहाँ ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ क्रिया करके साल्ट और वाटर बना रहा है, तो यहाँ किस प्रकार का नेचर इसका, बेसिक नेचर का, यानी कि बेस की तरह बिहेवियर कर रहा है। लेकिन यहाँ अगर ये बेस के साथ क्रिया कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है, तो यहाँ किस प्रकार का नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर का। तो देखिए एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो बेसिक नेचर, बेस के साथ क्रिया करते हैं एसिडिक नेचर, और साल्ट और वाटर बनाते हैं तो यानी कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं दे बिहेवियर बोथ एसिडिक और बेसिक, यानी कि दोनों तरह का बिहेवियर करते हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड आर नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी कि मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होते, बट सम मेटल ऑक्साइड आर डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली, यानी कि कुछ मेटल के ऑक्साइड जैसे सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड पानी के साथ या वाटर के साथ डिजोल्व होकर एल्कली बनाते हैं, जैसे NaO यानी कि सोडियम का ऑक्साइड प्लस वाटर बराबर NaOH, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, एल्कली बनाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एल्कली, यानी कि एल्कली बनाते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो सोडियम के ऑक्साइड प्लस पोटेशियम के ऑक्साइड दे आर जनरली डिजोल्व इन वाटर
टू फॉर्म एल्कली। दूसरा है अपना मेटल रिएक्ट विद वाटर, यानी कि मेटल वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो देखिए मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि जितने भी मेटल हैं वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, जब मेटल का ऑक्साइड किसके साथ डिजोल्व होगा, वाटर के साथ। देखिए बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कुछ करते हैं, जैसे मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट विद वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, यानी कि सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ तेजी से क्रिया कर लेते हैं। द रिएक्शन इज सो वायलेंट, यह रिएक्शन बहुत तेज गति से होती है, एंड एक्सोथर्मिक, यानी कि उष्मा निकलती है, इसमें हीट रिलीज होती है, दैट द इवोल्व्ड हाइड्रोजन इज इमीडिएटली कैच फायर्ड, यानी कि इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है तो जो हाइड्रोजन जो रिलीज होती है वो तुरंत क्या कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है और आग पकड़ लेती है। इसलिए जो सोडियम होता है वो पानी की सतह पर जलने लग जाता है और तुरंत आग पकड़ लेता है और फ्लोटिंग करता है। देखिए पोटेशियम और सोडियम जब वाटर के साथ क्रिया करते हैं तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट रिलीज होती है। इस हीट की वजह से ही क्या होता है, मेटल जो होता है सोडियम वो वाटर की सतह पर जलने लग जाता है, यानी कि उष्मा पकड़ लेता है और कैचेज फायर, यानी कि आसानी से आग पकड़ लेता है। दूसरा देखिए द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंटली, कैल्शियम के साथ जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ, यानी कि वो तेज गति से नहीं होती है ना। द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट, इसमें हीट तो इवोल्व होती है लेकिन वो आग पकड़ने के लिए, कैचेस फायर के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए कैल्शियम जो है वाटर की सतह पर कैचेस फायर, यानी कि फायर को कैच नहीं करता है, ठीक है। तो कैल्शियम प्लस वाटर बराबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन ये आग नहीं पकड़ती है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल्स, जो कैल्शियम्स जो होती है, जो हाइड्रोजन की बबल्स निकलते हैं वो कैल्शियम की इस मेटल्स की सतह पर चिपक जाते हैं, इसलिए जो कैल्शियम होती है वाटर की सतह पर फ्लोटिंग करने लग जाती है, ओके। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यानी कि मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये गर्म पानी के साथ क्रिया करती है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस देती है, यानी कि मैग्नीशियम वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी फ्लोटिंग करती है क्योंकि बबल्स निकलते हैं किसके, हाइड्रोजन के, एंड गैस स्टिक टू इट्स सरफेस, और गैस स्टिक हो जो हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है Mg के ऊपर, तो Mg भी फ्लोटिंग करेगा कहाँ पे, वाटर की सरफेस पे। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, यानी कि एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ये ना तो हॉट वाटर के साथ क्रिया करते हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ क्रिया करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि स्टीम के साथ क्रिया कर लेते हैं, भाप के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम ये गैस के साथ क्रिया कर रहे हैं, यानी कि जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में, यानी कि स्टीम के साथ क्रिया कर रहे हैं, ध्यान रखना ये स्टीम है, स्टीम का मतलब गैसी फॉर्म में है वाटर। तो एल्यूमिनियम और आयरन स्टीम के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, इसी तरह से ये आयरन का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन अब देखिए मेटल्स सच एज लेड, कॉपर और सिल्वर एंड ओरम यानी कि गोल्ड, देखिए सिल्वर, ओरम यानी कि चांदी, और जो गोल्ड यानी कि सोना, कॉपर यानी कि तांबा और लेड सीसा, ये चारों जो धातुएं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ क्रिया नहीं करते एट ऑल, किसी भी कंडीशन में, ना तो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ करते हैं, ना ही स्टीम के साथ करते हैं। कौन कौन, लेड, कॉपर, सिल्वर और ओरम यानी कि गोल्ड, ये चारों नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए मेटल प्लस वाटर बराबर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये मेटल ऑक्साइड वापस से वाटर के साथ क्रिया करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे सोडियम वाटर के साथ क्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, फिर सोडियम का ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और क्या बना लेता है, एल्कली बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्कली, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, क्षारक है, एल्कली है,
क्योंकि आसानी से डिजोल्व हो जाता है वाटर के साथ। अब देखिए कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस वाटर बराबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्या है, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी है। तो देखिए मेटल का ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के साथ और क्या बना लेते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तीसरा देखिए मेटल रिएक्ट विद एसिड, यानी कि मेटल एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, मेटल प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कंसंट्रेट के साथ क्रिया करते हैं, कुछ डाइल्यूट के साथ क्रिया करते हैं। डाइल्यूट एसिड जैसे HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारे जो। अब देखिए मेटल्स प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल किसके साथ क्रिया करते हैं, एसिड के साथ, और क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सोडियम प्लस HCl, ये डाइल्यूट के साथ क्रिया कर लेते हैं, बराबर क्या बना लेते हैं, NaCl। NaCl एक प्रकार का साल्ट है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सोडियम क्लोराइड। देखिए दूसरा जिंक प्लस H2SO4 बराबर जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट, और प्लस कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो देखिए मेटल प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल एसिड के साथ क्रिया करके साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। चौथा पॉइंट अपना, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट, यानी कि मेटल किसी अन्य मेटल साल्ट के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखिए मेटल A प्लस साल्ट ऑफ सॉल्यूशन B बराबर साल्ट ऑफ सॉल्यूशन A प्लस मेटल B। अब देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जिंक जैसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है, प्लस कॉपर अलग हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, जिंक होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, जिंक कॉपर को अपने स्थान से रिमूवल कर देता है और कॉपर बाहर निकल जाती है और जिंक सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू रंग है वो कैसा हो जाता है, जिंक सल्फेट का यानी कि व्हाइटिश हो जाता है। अब देखिए ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सभी मेटल्स जो होते हैं एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन, यानी कि जो मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होती है वो क्या करती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन में से हटा देती है, रिमूव कर देती है। जैसे अपन कॉपर सल्फेट में आयरन की कील डाल देते हैं, आयरन नेल डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होती है वही लेस रिएक्टिव को अपने स्थान से डिस्प्लेस करके जो मोर रिएक्टिव वो अपना साल्ट बना लेती है। जैसे मोर रिएक्टिव आयरन है तो यहाँ आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। देखिए जो रिएक्टिव का जो क्रम है, देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर और ओरम, यानी कि इधर जो है ये जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करते हैं, इधर वाले साल्ट में से उस मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी कि मोर रिएक्टिव क्या करेगी, लेस रिएक्टिव को अपने स्थान से डिस्प्लेस कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर अपना चैप्टर 3 है मेटल और नॉन मेटल के अंदर हम पढ़ेंगे, यानी कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। तो द रिएक्टिविटी सीरीज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, मेटल की वह लिस्ट है जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखिए इसमें पोटेशियम इज द मोर रिएक्टिव, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर और ओरम यानी कि गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इधर जो आ रहे हैं वो सब मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसके बाद जो बीच में है वो मीडियम है, और सबसे कम रिएक्टिव आते हैं सिल्वर, गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव हैं। देखिए हमने देखा था कि पोटेशियम, सोडियम ये बिल्कुल ही ठंडे पानी के साथ भी क्रिया कर लेते हैं और तुरंत क्रिया कर लेते हैं, वायु के साथ भी क्रिया कर लेते हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम उधर जैसे जैसे हम जाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ धीमी गति से क्रिया करते हैं, ठंडे पानी के साथ क्रिया करते हैं या फिर गर्म पानी के साथ, फिर अपन जाते हैं आगे तो आयरन वगैरह ये स्टीम के साथ यानी कि भाप के साथ क्रिया करते हैं।
और पीछे पीछे जाते हैं अपन तो सिल्वर और ये ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया नहीं करते हैं और वाटर के साथ भी क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि जैसे कॉपर है, मर्क्यूरी है, ये स्टीम के साथ या किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, तो वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल, यानी कि मेटल जो होते हैं, जितने भी धातु होते हैं वो नॉन मेटल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल टू गिव आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि मेटल क्या करती है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड बनाती है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या है, यानी कि आयनिक यौगिक क्या है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवायलेंट्स कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको, यानी कि इसमें मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, और इससे जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है आयनिक कंपाउंड। यानी कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, दो आयनों के बीच इसमें मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, जबकि नॉन मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ देखिए सोडियम एक प्रकार का मेटल है जिसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आंतरिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 10 और लास्ट में बचा 1। तो यानी कि सोडियम क्या करेगा, Na+ बना के 1 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज कर देगा और 2,8 विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसको हम एनर्जी देंगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा। जबकि क्लोरीन के पास जो टोटल 17 नंबर पे आता है 17 पे 287, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या ग्रहण करके क्या बना लेता है, Cl- कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है और एनर्जी इसमें प्राप्त होती है अपने को और 288 विन्यास प्राप्त हो जाता है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो मेटल्स हैं और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला मेटल है, दोनों जब आपस में एक दूसरे के पास आएंगे Na+ और Cl-, तो ये बना लेते हैं NaCl। क्या बना लेते हैं, NaCl, जो कि एक प्रकार का क्या है, साल्ट है, दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ये एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो किस तरह से MgCl2 बनता है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए Mg जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282, जिसको एनर्जी देने पर Mg+2 या Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं इसमें, यानी कि 28 का विन्यास प्राप्त हो रहा है। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से Cl, 2 Cl लेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक Cl 1 ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 Cl लिए, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए इन्होंने या 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ग्रहण किए, तो क्या बना 2 Cl- और 288 का विन्यास प्राप्त होगा। अब देखिए एक Mg और 2 Cl यानी कि Mg+2 + 2 Cl- बराबर बन जाता है MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, आयनिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से देखिए कैसे NaCl बना और कैसे MgCl2 बना। Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 7, इसको कितने चाहिए, स्थायी विन्यास के लिए इसको 1 चाहिए, तो ये सोडियम दे देता है। तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज और जबकि क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया। इस तरह से मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इस तरह से दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, Mg क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2+ आ जाएगा, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 2-। तो इस प्रकार से MgCl2 का निर्माण होता है और वहाँ NaCl का निर्माण हो रहा है। तो आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है। तो एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड ATC इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकली कैसे होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, यानी कि कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एंड हार्ड, कठोर होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उनके मध्य क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। दीज कंपाउंड्स ब्रेक इनटू पीस, यानी कि ये कंपाउंड किस में बदल जाते हैं, ब्रेक इनटू पीस, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट, जब इनके ऊपर क्या लगाए अपन, प्रेशर लगाते हैं। तो जैसे कि ये NaCl की जो साल्ट जो होता है उसके ऊपर अपन प्रेशर लगाते हैं तो वो बारीक बारीक पीस में बढ़ जाता है, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है।
दूसरा देखिए मेल्टिंग पॉइंट यानी कि एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वह टेम्परेचर जिस पर ये सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वह टेम्परेचर जिस पर ये लिक्विड स्टेट से गैसी फॉर्म में चेंज होते हैं, वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, हाई होता है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, ए कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यानी इनके मध्य जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी चाहेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी पे जाके ये मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, और ज्यादा एनर्जी पे जाके ज्यादा उष्मा लेने के बाद ये क्या हो जाएंगे, बॉइल होंगे, यानी कि लिक्विड से गैस फॉर्म में बदलेंगे। यानी कि जो अपने जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, अत्यधिक होता है। तीसरा बात करते हैं सोल्यूबिलिटी यानी कि विलेयता, जिसको घुलनशीलता भी कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, ये किसके साथ डिजोल्व होते हैं, वाटर के साथ तो घुल जाते हैं, जैसे साल्ट वाटर के साथ आसानी से डिजोल्व हो जाता है। एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल, यानी कि किसके साथ इनसोल्यूबल है, केरोसिन और पेट्रोल, जो कि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं, उनके साथ ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि वाटर के साथ क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें चौथा पॉइंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत के साथ चालकता करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट पॉसिबल, यानी कि जो आयन का मूवमेंट इस सॉलिड स्टेट में मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो साल्ट जो होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके कारण होता है, आयन की वजह से होता है, और सॉलिड स्टेट में जब आयनों का मूवमेंट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ही नहीं करेंगे, ठीक है। बट इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन जब पिघली अवस्था में मोल्टन स्टेट में द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव जो उनके मध्य जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन के मध्य जो फोर्स होता है वो एक दूसरे के पास ओवरकम करेंगे, उससे जो हीट रिलीज होगी, दो थस द आयंस मूव फ्रीली, इससे क्या होगा, आयंस फ्रीली मूवमेंट करेंगे, अट्रैक्शन के कारण, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन के कारण फ्रीली मूवमेंट करेंगे, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे और कंडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस प्रकार देखिए सॉलिड स्टेट में जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, वो पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में यानी कि पिघली अवस्था में यानी कि लिक्विड अवस्था में वो क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में यानी कि घुली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में वो विद्युत के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अंत तक इसको देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसके अंदर हम ओर्स को कैसे प्राप्त करते हैं और रिफाइनिंग पढ़ेंगे, उनका एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे और एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे और थर्मेट रिएक्शंस, एलॉयज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स की कैसे ऑक्यूर्स किया जाए। तो देखिए सबसे पहले मिनरल्स यानी कि खनिज, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, यानी कि जितने भी कंपाउंड्स या जितने भी मेटल्स होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से यानी कि अर्थ से प्राप्त होते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि खनिज जो खान से प्राप्त होते हैं, खादानों से प्राप्त होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। चाहे कोयला हो, चाहे कोटा स्टोन हो या चाहे अन्य मेटल्स हो, देट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। अब बात करते हैं अपन ओर्स की। तो विच मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल्स एंड द मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, यानी कि वे मिनरल्स जिनमें से कोई मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जा सके और दे आर प्रॉफिटेबल, यानी कि मितव्ययता से उसको प्राप्त किया जा सके और उसमें हाई अमाउंट में कोई मेटल हो तो वो कहलाता है ओर्स।
यानी कि अयस्क कहलाते हैं। तो देखिए जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ओर्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमने मान लीजिए खान से कोयला निकाला तो कोयले के अंदर मेटल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अपने ने मान लीजिए सिल्वर निकाली या तो सिल्वर का, तो वो क्या कहलाएगा, ओर्स कहलाएगा। यानी कि जो भी मिनरल्स होते हैं वो खान से तो निकाले जाते हैं, लेकिन उनमें अगर कोई मेटल्स नहीं है तो वो ओर्स नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल का कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाए, तो सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट्स। कुछ मेटल इस अर्थ क्रस्ट पे फ्री स्टेट में पाई जाती है, जैसे गोल्ड है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होती है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स, यानी कि ये फ्री स्टेट में पाई जाती है। बट सम मेटल्स फाउंड इन देयर कंपाउंड्स, लेकिन कुछ मेटल्स कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। देखिए मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव में कौन आता है, प्लेटिनम, सिल्वर और ओरम यानी कि गोल्ड। जबकि मीडियम में कौन आते हैं, जिंक, आयरन और लेड। जबकि हाई रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव में कौन आते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इस तरह से हम मेटल्स को 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि बिल्कुल लो रिएक्टिव और मीडियम वाले और हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स। अब देखिए किस तरह से इन मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओर्स। तो ओर्स क्या है, जो मिनरल्स जिनके अंदर पर्टिकुलर्स कोई अमाउंट में क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या है, मेटल है, वो क्या कहलाते हैं, ओर। अब उस ओर्स के अंदर क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि उस ओर्स का क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उसमें से मेटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स प्राप्त हो, यानी कि उसका सांद्रण करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, उसमें जो मेटल्स के अमाउंट को बढ़ाते हैं और इम्प्योरिटीज को घटाते हैं। अब जो 3 तरह की जो मेटल्स आपको बताई, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ द मोल्टन्स, यानी कि उसका पिघलाकर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा अलग किया जाता है और प्योर मेटल प्राप्त की जाती है। और जो मीडियम रिएक्टिव है उसको भी 2 प्रकार की मीडियम रिएक्टिव मेटल्स आपकी जिंक, आयरन और लेड। इसमें क्या होता है, कुछ कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, कुछ सल्फेट के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी कि सल्फाइड के ओर्स भी होते हैं, कार्बोनेट के ओर्स भी होते हैं। तो सल्फाइड के जो ओर्स होते हैं उनको रोस्टिंग की जाती है और वायु की उपस्थिति में की जाती है, जबकि कार्बोनेट के जो ओर्स होते हैं उनको ऑक्साइड में बदलने के कैल्सिनेशन कराया जाता है, जबकि एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराया जाता है। यानी कि कार्बोनेट के ओर्स हैं, इनको अगर अपन ऑक्साइड में बदल रहे हैं तो क्या कराएंगे, इनका वायु की अनुपस्थिति में, तो ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से इनका रिडक्शन कराया जाता है मेटल का, और उससे हमें फिर बाद में प्यूरिफिकेशन कराया जाता है मेटल का और प्योर मेटल प्राप्त होती है। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव जो मेटल्स होती है जैसे वो सल्फाइड के ओर्स होते हैं, जैसे सिल्वर सल्फाइड Ag2S, इसका रोस्टिंग कराया जाता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर में इनको ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर मेटल्स प्राप्त होती है, उसकी रिफाइनिंग यानी कि उसका शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो देखिए जो हाई रिएक्टिव मेटल है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द्वारा, जबकि जो मीडियम है ना, उनका रिड्यूसिंग कराया जाता है कार्बन द्वारा, यानी कि जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। और जो फाउंड इन नेटिव स्टेट्स यानी कि अक्री गैस हैं, अक्री मेटल से जैसे कि सिल्वर और ओरम, यानी कि ये बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें एनरिचमेंट ऑफ ओर। देखिए जो ओर्स होते हैं, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, ओर्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, अर्थ से। यूजुअली कंटेमिनेटेड, इनके अंदर क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, सच एज सोइल यानी कि मिट्टी होती है, सैंड यानी कि रेत के पार्टिकल्स होते हैं, इटीसी कॉल्ड गैंग, यानी कि जो ओर्स के अंदर जो सोइल है, जो सैंड है, वो क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है, अशुद्धियाँ कहलाती है, इम्प्योरिटीज कहलाती है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर, यानी कि इसका जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है गैंग और ओर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उनको रिमूव करते हैं, प्रोसेस काम में लेते हैं उनको अलग करने के लिए। नेक्स्ट देखिए एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लॉ इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो एक्टिविटी सीरीज जो है उसके अंदर जो सबसे लो जो होते हैं, ठीक है, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो सबसे कम रिएक्टिव है उनकी बात करते हैं अपन। तो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, यानी कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय द हीटिंग,
एलोंग फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसमें हीटिंग मेथड द्वारा हम उनको ऑक्साइड में बदलते हैं। तो देखिए सिनेबार जो होता है ये मर्क्यूरी का ओर्स है, यानी कि HgS इसका फॉर्मूला है, इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, ये Hg का ओर्स है। व्हेन इट इज हीटेड, जब HgS यानी कि सिनेबार को हीटेड किया जाता है इन एयर, वायु की उपस्थिति में, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये किस में बदल जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर बाद में मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिड्यूस्ड कर दिया जाता है टू मर्क्यूरी, और किस में बदल दिया जाता है, मर्क्यूरी में, ऑन हीटिंग, गर्म करके, हीटिंग करके इसकी रिएक्शंस आगे हैं। देखिए मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि सिनेबार है, ये ओर्स हैं किसका, मर्क्यूरी का। इसको ऑक्सीजन यानी कि वायु की उपस्थिति में, जो प्रेजेंस ऑफ एयर की उपस्थिति में इसको हीट कर रहे हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, और हीटिंग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा मर्क्यूरी जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूवल हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, HgO का, किसमें, Hg में। नेक्स्ट देखिए कापर इज फाउंड एज Cu2S, कापर किसके रूप में पाई जाती है, कापर सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बाय द जस्ट हीटिंग इन एयर, एयर के अंदर इसको हीटिंग करने पर कापर प्राप्त की जा सकती है। देखिए Cu2S कापर प्लस 3O2, वायु की उपस्थिति में इसको हीटिंग कर रहे हैं तो कापर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस कापर ऑक्साइड को वापस Cu2S के साथ हीट करते हैं तो हमें प्राप्त होती है कापर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। तो कापर सल्फाइड ओर्स के रूप में या सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती है और हमें विमुक्त अवस्था में कापर यानी कि तांबा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मिडिल में है, यानी कि जो तो ना तो हाई रिएक्टिव है ना लो रिएक्टिव है, तो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए। तो द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन है, जिंक है, कॉपर है, आर मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड्स, ये किसके रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं या फिर कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इन नेचर फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स इजीली सल्फाइड्स इन कार्बोनेट्स और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यानी कि इन कार्बोनेट के और सल्फाइड के इसको इजीली हम किस में बदल सकते हैं, उनके ऑक्साइड में बदल सकते हैं। फ्रॉम टू यूजिंग और दिस मेथड, किन विधियों द्वारा, इन विधियों द्वारा। कौन सी विधि, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, यानी कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के द्वारा हम सल्फाइड के ओर्स और जो कार्बोनेट के ओर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके ऑक्साइड में बदलने का काम करते हैं। तो देखिए रोस्टिंग को भर्जन भी कहते हैं और कैल्सिनेशन को निस्तापन भी कहते हैं। तो कैल्सिनेशन वायु की अनुपस्थिति में यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, जबकि रोस्टिंग होता है वायु की उपस्थिति में होता है। जबकि कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स का किया जाता है और जबकि रोस्टिंग किसका किया जाता है, सल्फाइड ओर्स का किया जाता है। ध्यान रखना, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स का, जबकि कैल्सिनेशन किसका किया जाता है, कार्बोनेट के ओर्स का। देखिए नेक्स्ट रोस्टिंग भर्जन, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यानी कि सल्फाइड के ओर्स को किस में बदला जाता है, उनके ऑक्साइड में बदला जाता है। बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इज नोन एज रोस्टिंग, यानी कि क्या कहलाती है, रोस्टिंग या भर्जन कहलाती है। देखिए जो सल्फाइड का ओर्स है, जैसे जिंक का सल्फाइड है, यानी कि जिंक मेटल किसके रूप में, सल्फाइड के रूप में है। इसको क्या करते हैं, 1/2 ऑक्सीजन यानी कि 3O काम में ले रहे हैं यहाँ पे और हीटिंग कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो जिंक का ऑक्साइड यानी कि सल्फाइड और से हमने क्या प्राप्त किया, ऑक्साइड, किस विधि द्वारा, रोस्टिंग मेथड द्वारा। किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब कैल्सिनेशन देखिए, निस्तापन क्या है, द कार्बोनेट ओर, यानी कि इसमें किसका किया जाता है, कार्बोनेट ओर का, आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय द हीटिंग इन द लिमिटेड एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन, यानी कि लिमिटेड एयर में या एयर की अनुपस्थिति में कार्बोनेट ओर्स को हीटिंग करते हैं अपन, तो जिंक ऑक्साइड यानी कि उनके ऑक्साइड में बदलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है, यानी कि जिंक कार्बोनेट का जिंक ऑक्साइड में बदलना। तो देखिए हमने क्या देखा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं। लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ओर्स होते हैं, जबकि कैल्सिनेशन में कार्बोनेट के ओर्स होते हैं। कैल्सिनेशन में O2 की अनुपस्थिति में या एब्सेंस ऑफ एयर, जबकि रोस्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। हीटिंग दोनों ही प्रोसेस में हीटिंग करवाते हैं, दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड में बदलते हैं। लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड के ओर होते हैं, जबकि कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट के ओर होते हैं। और जो कैल्सिनेशन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में या
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि रोस्टिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में अंतर समझ में आ गया होगा। कैल्सिनेशन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में, जबकि रोस्टिंग वायु की उपस्थिति में। जो रोस्टिंग जो की जाती है वो सल्फाइड ओर की जाती है, जबकि ये कार्बोनेट की ओर की जाती है, और दोनों में ऑक्साइड बदल गया। अब अपनी मेटल जो था और किस में बदल गया, ऑक्साइड में। इसमें अब ऑक्साइड से क्या करेंगे, रिड्यूसिंग कराएंगे अपन। तो देखिए रिड्यूस्ड मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, यानी कि धातु ऑक्साइड को उनका रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो मेटल ऑब्टेन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, मेटल को प्राप्त करेंगे अपन मेटल ऑक्साइड से बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, यानी रिडक्शन मेथड काम मिलेंगे बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम क्या लेंगे, कार्बन का यूज करेंगे। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। देखिए ZnO प्लस सी, यानी कि कार्बन बराबर Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, इसी तरह से FeO आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन बराबर Fe प्लस CO। यहाँ क्या हो रहा है, ये कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ रहा है। यहाँ ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, रिमूव हो रही है, किससे, ZnO से। और किस में बदल रहा है, ZnO, Zn में। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हुआ, हमें प्योर मेटल प्राप्त हो गई, कौन सी, जिंक। कौन सी मेटल प्राप्त होगी, जिंक। और यहाँ हमें कौन सी मेटल प्राप्त हुई, यहाँ हमें प्राप्त होगी आयरन। इस प्रकार से हमें जिंक और आयरन दोनों हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है। अब देखिए आगे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी जो टॉप मोस्ट पे है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उनका कैसे निकालें, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करें। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, यानी कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय द हीटिंग विद कार्बन, यानी कि हीटिंग करके कार्बन के साथ उनको कंपाउंड से रिमूवल नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज, ये क्यों नहीं हो सकते, दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की इनके साथ जो जुड़ने की क्षमता है, बंध बनाने की क्षमता ज्यादा होती है देन कार्बन, किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। तो क्या होगा, कार्बन इनको हटा ही नहीं सकेगा इनके मेटल से। ठीक है, तो अब देखिए, सो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड द्वारा इनको अलग करते हैं, क्योंकि इनकी एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, उनके मोल्टन क्लोराइड के रूप में उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके इनको प्राप्त किया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ATC को। अब देखिए, द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड एंड जो क्लोरीन इज डिपोजिटेड, या क्लोरीन जो प्राप्त होती है एट द एनोड, यानी क्लोरीन कहाँ प्राप्त होती है, एनोड पर। क्लोरीन कहाँ प्राप्त होती है, एनोड पर, जबकि कैथोड पे क्या प्राप्त होता है अपने को, मेटल प्राप्त होती है, यानी कि सोडियम, NaCl का करा था तो सोडियम प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या किया, NaCl को पिघला के एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो पोर्ट है उसके अंदर डाल दिया, और यहाँ Na प्लस और Cl माइनस आयन है, ये Na प्लस आयन है, ये कैथोड की तरफ चलेंगे, तो यानी कि जो सोडियम प्राप्त होगी हमें कैथोड पर, और जो Cl माइनस आयन है वो कहाँ जाएंगे, एनोड पर। तो क्लोरीन गैस जो हमें प्राप्त होगी वो कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी। इसकी रिएक्शन देखिए, कैथोड जो कि हमारा नेगेटिव पोल है, तो Na प्लस जो आयन है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, सोडियम मेटल बना लेंगे, यानी कि सोडियम धातु बना लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किए जाते हैं। अब एनोड देखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि Cl माइनस जो आयन है वो एनोड पे क्या हो रहा है, Cl2 में कन्वर्ट होके और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। तो यहाँ क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है, तो क्लोरीन गैस हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, एनोड पर, जबकि सोडियम कहाँ प्राप्त हो रही है हमें, कैथोड पर। अब नेक्स्ट देखिए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, धातु का परिशोधन, यानी कि धातु का रिफाइनिंग कैसे करें। द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर वेरी प्योर, दे कंटेन इम्प्यूरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बेसिक काम में लेते हैं अपन इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए धातु का
रिफाइनिंग करने के लिए, धातु को शुद्ध करने के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, विद्युत परिशोधन या परिष्करण क्या है। तो देखिए एक हमने कोई भी मेटल्स लेते हैं या उसका जो साल्ट लेते हैं, तो देखिए जो इम्प्योर जो मेटल्स का जो हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, और जो प्योर मेटल का जो बनाते हैं हम कैथोड बनाते हैं। और जो कैथोड होता है वो पतला होता है, थीन होता है, जबकि ये होता है थिक, यानी कि जो हमें इम्प्योर है उसकी परत लेनी है, उसका इलेक्ट्रोड लेना है मोटा। और जैसे हम ले रहे कापर, तो कापर का साल्ट यानी कि कापर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको इन दोनों इलेक्ट्रोड को डुबो के रखते हैं, और ये विधि कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें क्या होता है देखिए, जो कैथोड पर जो होते हैं, जो Cu+2 आयन है, वो Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या प्राप्त करते हैं, कापर प्राप्त करते हैं, और ये कापर जो प्राप्त होती है शुद्ध कापर प्राप्त होती है। जबकि एनोड पे जो एनोड की जो मोटी परत है, यानी कि जो इम्प्योर जो कापर की जो परत है, वो डिजोल्व होकर किस में बदलेगी, कापर के आयनों में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जो आयन से एक्सेप्ट करके ये प्राप्त हो जाएगा कैथोड पर प्योर कापर प्राप्त हो जाती है। यानी कि अब क्या होगा, एनोड की जो परत है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और उससे जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे जमा होती जाएगी, और वो इम्प्योरिटीज कहलाएगी एनोड मड, जिसको बोलते हैं एनोड मड। तो मड क्या है, एक तरह से एनोड से निकला हुआ इम्प्योरिटीज है। अब देखिए मेनी मेटल्स सच एज कापर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, ओरम etc आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इन दिस प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में अंदर द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, यानी कि इम्प्योर मेटल का क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। एंड ए थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड ऑफ द कैथोड, और थीन जो स्ट्रिप होती है प्योर मेटल की वो क्या बनाई जाती है, कैथोड। ए सॉल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी करंट पास कराया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है जो एनोड होता है वो इम्प्योर का होता है, जबकि कैथोड होता है वो प्योर मेटल्स का होता है, और उसी मेटल का साल्ट इस पोर्ट्स के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक पोर्ट के अंदर भरा जाता है। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, यानी कि एनोड से जो प्योर मेटल वो डिजोल्व होके इनटू द इलेक्ट्रोलाइट में चली जाएगी, एंड डिपोजिट इन कैथोड, और कहाँ जमा होती जाएगी, यानी कि हमें प्योर मेटल का प्राप्त हो रहा है कैथोड पर, और जो इम्प्योर जो था वो डिजोल्व होते हुए, एनोड से डिजोल्व होते हुए इलेक्ट्रोलाइटिस का जमा हो रहा है कैथोड पर। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम इज नोन एज एनोड मड, यानी कि जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, यानी कि जो इम्प्योरिटीज जो अशुद्धियाँ वो एनोड के नीचे जो जमा हो रही है, यानी कि जो एनोड जो हमारा इम्प्योरिटीज इम्प्योर जो मेटल का था उसकी इम्प्योरिटीज नीचे पोर्ट्स पे जमा हो जाती है, बॉटम पे जमा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनोड मड या एनोड की इम्प्योरिटीज। अब देखिए कोरोजन क्या है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इन इट सच एज मॉइस्चर, यानी कि कोई मेटल मॉइस्चर के अटैक से, एसिड के अटैक से, एयर के अटैक से, इट इज सेड टू कोरोड, और इसको क्या बोलेंगे, कोरोड बोलेंगे। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसको हम बोलते हैं कोरोजन या संक्षारण भी कहते हैं। जैसे ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट ऑन सिल्वर, यानी कि चांदी के ऊपर काले रंग की परत जमा हो जाना, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी कि तांबे के ऊपर, कॉपर के ऊपर हरे रंग की तह जमा हो जाना, और रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे के ऊपर जंग लगना, ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल है। प्रिवेंटिंग बाय कोरोजन, कोरोजन से कैसे सुरक्षा की जाए, तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, यानी कि कलर करके, ऑयलिंग यानी कि ग्रीस कर, ऑयल लगा के यानी कि तेल लगा के, ग्रीसिंग ग्रीस करके, गैल्वेनाइजेशन करके, क्रोम प्लेटिंग करके, मेकिंग एलॉयज यानी कि मिश्र धातु बना के, इन सारी मेथड के द्वारा अपन संक्षारण से, यानी कि धातु के जो वायु के साथ या मॉइस्चर के साथ जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करके इनको बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी कि आयरन के ऊपर, स्टील के ऊपर थिन पतली लेयर जिंक की कर देते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, उसकी सुरक्षा हो जाती है, किसकी, मेटल की, जिससे कहते हैं अपन गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेटल की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट देखिए एलॉयज क्या है, मिश्र धातु के। एन एलॉयज इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स और नॉन मेटल, एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम, ब्रास यानी कि पीतल, कापर प्लस जिंक का मिश्रण है, ब्रॉन्ज कापर प्लस टिन का है, नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम का है। नोट, इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी द एलॉयज इज नोन एज अमलगम, अमलगम जैसे Na प्लस Hg, अगर कोई मिश्र धातु में कोई एलॉयज में अगर एक मर्क्यूरी है और अन्य मेटल्स कोई भी हो तो वो कहलाता है अमलगम।
यानी कि अब देखिए थर्मिट रिएक्शन क्या है, देखिए सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। इट इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, क्रैक्स, मशीन पार्ट्स, जैसे कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम बराबर आयरन लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। देखिए कुछ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हीट इतनी मात्रा में रिलीज हो जाती है, जो मेटल होती है वो मोल्टन स्टेट में प्राप्त होती है। जैसे कि रेलवे की पटरी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराई जाती है, तो हमें आयरन पिघली अवस्था में प्राप्त होती है, यानी कि जो रेलवे की जो ट्रैक के जो जॉइंट है वहाँ पे आयरन पिघली अवस्था में प्राप्त हो जाएगी और आयरन ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। जो हीट रिलीज होगी वो अत्यधिक मात्रा में जो हीट रिलीज हो रही है वो क्या करेगी, आयरन को पिघला देगी। तो स्टूडेंट आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने अंत तक देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।